नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट हिंदी करा रहे हैं और हमारा टारगेट है 37 प्रश्नों में से 37 प्रश्नों को सही कराना। और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है हमारा और सिलेक्शन वाले प्रश्नों से प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। आज तक जितने भी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हैं और हमारा जो 14 साल का अनुभव है, हमने वो सब इसमें अपना लगा दिया है। और अभी तक 10 प्रैक्टिस सेटों में हमने देखा था वोकैब पर ध्यान। अब जो है हम थोड़ा सा जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे, जिससे कि आपको पूरी हिंदी का जो है पूरी तरीके से एनालिसिस हो जाए। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी साहित्य से भी जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं सेशन को। कि डेली सेशन 7 बजे आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन टैग है हमारा वो ये है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमारा क्या है देखिए समझिए। पहला क्वेश्चन है कि निर्देश हमारे दिए गए हैं 1 से 4 क्वेश्चन तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपनों को हानि पहुंचाना, उपकार ना करना। तो इसका आपको जवाब मिल गया होगा और इसका करेक्ट आंसर है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन, तो मित्र, शत्रु, महापंडित या महामूर्ख क्या होता है। तो बताइए, इसे कहते हैं अकल का दुश्मन। ठीक है, क्या कहते हैं, अकल का दुश्मन। बताइए कौन होता है। वो होता है महामूर्ख। कहते हैं बहुत ही महामूर्ख को। जैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कालिदास अकल के दुश्मन थे क्योंकि जिस डाल पर वे बैठे थे उसी को काट रहे थे। समझ गए नहीं, कालिदास क्या थे, अकल के दुश्मन थे क्योंकि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। इस तरीके से हम इस वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखने वाले हैं। क्या है देखिए, अकल के पीछे लठ लिए फिरना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, बहुत सोच विचार करना, एक बात को पकड़ के बैठ जाना, किसी बात के पीछे बहस करना। बताइए इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको आंसर मिल जाना चाहिए। क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। चलो, जैसे हाँ, मैं कर सकता हूँ इसे वाक्य प्रयोग। तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। मतलब तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता, हमेशा अकल के पीछे लठ लिए फिरते रहते हो। ऐसा वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मूर्खतापूर्ण बिहेव करना। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, अगर मगर करना, तो इधर उधर की बातें करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना और बहाने बनाना। तो हमारा कौन सा प्रश्न हो जाएगा यहाँ से, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। बताइए, अगर मगर करने का मतलब क्या होता है, बहाने बनाना। क्या हो जाएगा, बहाने बनाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमने 4 प्रश्न देखे हैं। 4 प्रश्नों में हमारा जो था हमने देखा केवल क्या, मुहावरे और लोकोक्ति। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम, अपने 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है 5वां क्वेश्चन हमारा, क्या है, निर्देश है। समझ लेंगे पहले, निर्देश को हमने थोड़ा जूम किया है। निम्नलिखित कहावतों के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे जिससे कि आपको ये सब समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या है, यह 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान का मतलब क्या होता है। अतिथि थोड़े ही दिन अच्छे होते हैं, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाते हैं, ससुराल में दामाद अधिक दिनों तक नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, तो 5वें का मतलब होता है अतिथि थोड़े ही दिन अच्छे लगते हैं। तो हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है, तू डाल डाल में पात पात। ठीक है, तो दोनों विद्वान होना, दोनों ततब होना, दोनों मूर्ख होना, दोनों चालाक होना। तो बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो इसमें कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात, इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, वो चालाक होंगे। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, चालाक होंगे। 7वां प्रश्न क्या है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 7वां प्रश्न, मांगे भीख पूछे गाँव की जमा। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। बताइए क्या है, अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। हिसाब लगाइए कौन सा सही होगा। तो होगा यहाँ पर अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, अपनी असलियत भूलकर बात करना। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से यानी कि 8 से 10 तक क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछे गए हैं, छंद पूछे गए हैं। तो छंद में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा छंद है। 8वां प्रश्न क्या है हमारा, ये देख लीजिए। 8वां प्रश्न है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लगा जाता। तो बताइए कौन सा छंद है,
कौन सा छंद है आपको ये बताना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है भाई, कौन सा छंद है इसमें ये बातें रखनी है, ध्यान रखो। अब देखिए क्या है, समझिए। हम अगर बात करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, दोहा है, रोला है, बरबे है, हरि गीतिका है, जल्दी बताओ तो इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, रोला होगा। रोला कैसे होगा, चलो बताते हैं। देखिए रोले में क्या होता है, प्रथम चरण में तो 13 मात्रा होती हैं, प्रथम चरण में जो होती हैं वो 11 मात्रा होती हैं और दूसरे में होती हैं 13 मात्रा। तो 11-13 का होता है यहाँ पर। ठीक है भाई, 11-13 का यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, रोला कैसा होता है, सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। तो हमने देखा कितना होगा, हमने देखा कितना होगा कि आपका 11-13 का होना चाहिए। तो 11-13 का, अब दोबारा समझ लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, रोला होना चाहिए, 11-13 का होना चाहिए, यानी किसका होना चाहिए, 11 और 13 का। ठीक है, तो देखिए जग में कितना हो जाएंगे, 2, जो में 2, फिर 1 1, 4 5 6 7 8 और 2 10 और 1 11। तो यहाँ तक हो गई 11। जो जग हित पर प्राण। ठीक है, फिर आ गया है निछावर है कर पाता। तो 1 2 1 1, फिर है 2 1 1, यानी ये भी 1 ये भी 1, फिर 2 2। तो अब देखो यहाँ से 1 हो जाएगा निछावर में हो जाएंगे टोटल 5, और 5 और 4 9, 9 और 4 13। तो हमारा कौन सा हो गया, रोला हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, ऐसा मान के लिए पहला चरण हो गया। तो पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे में 13। अब रोला जो होता है वो कैसा होता है, रोला जो होता है वो कैसा छंद होता है, सममात्रिक होता है। कैसा होता है बेटा, सममात्रिक। ठीक है, अभी हम जितने प्रैक्टिस करा रहे थे उसमें हम छंद लेके नहीं आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना अब छंद, अलंकार, ये रचनाएं, इन पर ज़्यादा गौर किया जाए। ठीक है, तो हमने सोचा इन पर अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा ली जाए, तो पूरी हिंदी की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, मुनि पद कमल, मुनि पद कमल बंदी दो भराता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। तो पहला ऑप्शन दोहा, दूसरा ऑप्शन है चौपाई, तीसरा है सोरठा और चौथा है बरवे। आप हिसाब लगाइए क्या होगा इसका, बिल्कुल हिसाब लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल हिसाब लगाइए क्या होगा ये, बिल्कुल। ठीक है, जल्दी बताओ। तो देखिए जब सारे चरण समान होते हैं, जब सारे चरण समान होते हैं तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। आप इनको देख सकते हो। मुनि में आपकी देखो पहले 1 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, 2 हो गई, पद में 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कमल में 1 2 3 हो जाएंगी। ठीक है, बंदी में 2 हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, बंदी के ऊपर अंक की बिनती लग रही है, 2 पे 1 और ऊपर 1, मतलब 2 पे 2 और ऊपर 1। फिर भ्रा में 2 हो जाएंगी और ताम में भी 2 हो जाएंगी। तो काउंट करो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और आपकी 3 13 और आपकी सॉरी भ्रात है, ये भ्राता नहीं है, यहाँ भ्रात है। तो 13 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है भाई, यहाँ पर एक शब्द में जो है मिस्टेक हो गई टाइपिंग करते हुए, जो भी इससे हमने बनाया है। देखो कहाँ पर है, 2 तो ही हो गई, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 3 7 और 3 10, 10 और 3 आपकी 13। ठीक है भाई, 10 और 3 आपकी कितनी हो जाएंगी, 13, 13 और 4 आपकी हो जाएंगे 17। तो यहाँ पर जो ऊ है अकेला, उसकी 3 काउंट नहीं होंगी, 2 ही काउंट होंगी, क्योंकि ऊ क्या है, केवल स्वर है। ठीक है भाई, तो यहाँ से 14 हो जाएंगे और 16 हो जाएंगे। प्रत्येक चरण में जो होती हैं 16-16 मात्रा कितनी होती हैं, चौपाई में होती है। क्लियर। चलिए 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, समझिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देखिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका पहला चरण खत्म हो रहा है वो शोभित पर, और तृतीय चरण जो हो रहा है वो जनु पर, बाद में शिवा उदार द्वितीय चरण, तड़ित बिहार तृतीय चरण। तो आप ये देखिए कि सवैया है, घनाक्षरी है, रोला है, बरवे है। जल्दी बताओ क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बरवे। क्यों हो जाएगा, प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में जो होती हैं वो 12 मात्रा होती हैं, और द्वितीय और चौथे चरण में जो होती हैं वो 7-7 मात्रा होती हैं। तो ये 7 में देखो 1 और 2 3 3 और आपका 1 और 2 3 और 3 और आपका एक हो जाएगा 4 4 और 2 6 6 और 1 7। ऐसे यहाँ पर 1
और आपका एक यहाँ से हो जाएगा 2 और एक 3, 3 और एक 4 और 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 12वें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। बहुत अच्छे से भाई, ठीक है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका की। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन वर्ष जो है वो कितना है? प्रकाशन वर्ष वो है 1900। प्रकाशन वर्ष 1900 है और काशी में आरंभ हुआ था इसका प्रकाशन, जबकि 1903 में इसके संपादक हो गए थे ये। ठीक है, और ये सरस्वती जो पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, हिंदी की है। कैसी किसकी है? हिंदी की। कैसी है ये हिंदी की पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्रिका किसकी है? हिंदी की। याद रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, ये बताना है जी बिल्कुल। ठीक है, मैथिली शरण जी की गुप्त नहीं है, गुप्त जी की रचनाएं नहीं है। तो देखिए, मेघनाथ वध तो होती है। ठीक है, दूसरा है अर्जन विसर्जन, कादम्बरी और प्रदक्षिणा। तो बताओ इसमें से आपका आंसर मिल गया होगा आपको पक्का। देखिए, मेघनाथ वध भी होती है, अर्जन विसर्जन भी होती है, कादम्बरी जो होती है बाण भट्ट की है। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की। किसकी बेटा? बाण भट्ट की। तो आप अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए तो हो जाएगा यहाँ से। बाण भट्ट की। प्रदक्षिणा किसकी है? ये भी इनकी है। तो आपकी बाण भट्ट जो है वो किसकी है? कादम्बरी है। और जबकि आपकी प्रदक्षिणा, अर्जन विसर्जन, मेघनाथ वध ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए 13वां और 15वां क्वेश्चन में आपके क्या है? रचनाओं के नाम है। 4 विकल्प दिए, आगे देखते हैं क्या है। देखिए 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न है आपका, आषाढ़ का एक दिन नाटक है ये। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, ये किसकी है? ये आपको बतानी है। आषाढ़ का एक दिन। ठीक है भाई, तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो किसकी है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल की। जल्दी बताओ क्या है, बताओ बहुत अच्छे से। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं बता देता हूँ। मोहन राकेश की है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश की क्या है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इनकी एक और है लहरों के राजहंस। क्या है भाई? लहरों के राजहंस लिख सकते हो। लहरों के राजहंस। ठीक है, एक ये इनकी रचना है। और आप लिख सकते हो तो आधे अधूरे नाटकों की रचना। आधे अधूरे भी हो जाएगा, आधे अधूरे भी। चलो आप इतना ही लिख लेना, आगे हम बात करते हैं। ये कालिदास के जीवन पर है आधारित। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 14वां, हार की जीत कहानी के संपादक कौन है? हार की जीत। ठीक है भैया, तो सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर रंगे राघव। कौन है? जल्दी बताओ। तो आंसर हो जाएगा सुदर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे यामा किसकी पुस्तक है? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। जल्दी बताओ किसकी है यामा? तो किसकी है? महादेवी वर्मा, करेक्ट आंसर। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था इसके लिए? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है भैया, क्लियर। चलो आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को एक बार शब्द लिखिए। तो क्या कहते हैं? शिष्य कहते हैं, आश्रमवासी कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, अंत्यवासी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जल्दी बताओ। ठीक है, उन्हें कहते हैं अंत्यवासी। आश्रम में वास करने वाले को आश्रमवासी कहते हैं, आश्रम में वास करने वाले को आश्रमवासी, जबकि गुरु के समीप रहने वाले को अंत्यवासी। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने वाले को, शिष्य भी शिक्षा प्राप्त करने वाले को। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करेगा विद्यार्थी, ठीक है, और जो शिष्य होगा, जो शिक्षा प्राप्त करेगा, उसे कहते हैं शिष्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन क्या है? मक्खी शब्द का तत्सम क्या है? तो मक्खी शब्द का तत्सम क्या है? जल्दी बताओ जी। मक्खी का हो जाएगा मक्षिका है, माक्षी है, मक्षिका। जल्दी बताओ कौन सा सही हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, मक्षिका। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
तद्भव नहीं है। तो द्वार, श्याम, गृहस्थी, पाव, जल्दी बताओ कौन सा है किसका आंसर। तो इसका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा शाम, क्योंकि शाम का जो होता है वो क्या होता है, शाम का क्या होता है, जल्दी बताओ। शाम का जो होता है वो क्या होता है, शाम का शाम तत्सम शब्द है, और शाम का जो तद्भव होता है वो होता है सांझ। क्या होता है, सांझ। ठीक है, तो द्वार, द्वार क्या है, तद्भव है। द्वार क्या है, तद्भव है। ठीक है भैया, द्वार तद्भव है। क्लियर। तो द्वार को क्या कहते हैं, द्वार को ये द्वार लिखा हुआ होता है, ये वाला द्वार। ठीक है, इसका ये हो जाएगा तत्सम। गृहस्थी का मतलब क्या हो जाएगा, गृहस्थी का गे में रे और है आधा से थे ई गृहस्थी हो जाएगा। पाम का क्या हो जाएगा, पाम का हो जाएगा पाद। क्या हो जाएगा, पाद। ठीक है, इस तरीके से। 19वां प्रश्न देखेंगे क्या है। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या है। तो धुंधला जो है वो गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक। 20वां प्रश्न देखेंगे, 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, समझ गए नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है विशेष्य है। आशीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, जल्दी बताओ क्या है। तो क्या हो जाएगा, अग्नि, क्योंकि विशेष्य है, इसका विशेषण जो होता है वो क्या हो जाता है, अग्नि। क्या हो जाता है, अग्नि हो जाता है इसका विशेषण। तो ये क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है भाई, विशेष्य हो गया। आसीन, मधुर, कर्मठ, ये सब क्या हैं, इनके विशेष्य क्या होते हैं, मैं आपको ये क्या है, विशेषण है। ये आसीन भी विशेषण है, मधुर भी विशेषण है, कर्मठ भी। आसीन का विशेष्य क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ विशेष्य। आसीन का विशेष्य क्या होगा, आसन। क्या होगा, आसन। ठीक है, मधुर का जो होगा वो क्या होगा, मधुर का मधुरी होगा। मधुर का क्या होगा, मधुरी। ठीक है, कर्मठ का जो होता है वो क्या होता है, कर्मठ का होता है कर्म। कर्मठ का क्या होता है, कर्म होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, और अग्नि का क्या है, अग्नि। ठीक है भाई, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। मीनाक्षी का, तो मीनाक्षी का क्या होता है, मीनाक्षी का कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो किसका होता है, दुर्गा का। किसका होता है भैया, दुर्गा का होता है। ठीक है, चलिए। जंगम का विलोम क्या है। जंगम शब्द का विलोम क्या होता है। तो एगम, दुर्गम, स्थाम्बर, चंचल, जल्दी बताओ क्या है इसका। जंगम का होता है स्थाम्बर। तीसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है। 23वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। 23वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। तीसरा ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। चौथा है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो जल्दी बताओ इसमें से सही कौन सा होगा। ठीक है भाई, तो इसमें कौन सा होगा, देखिए मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो ये हलवाई की दुकान, ये गलत है यहाँ। ठीक है भाई, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, यहाँ स्थित गलत है। मेरे घर के पास हलवाइयों, हाँ हलवाइयों गलत है। तो ये सही हो जाएगा डी विकल्प। कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। एक दुकान हलवाई की, ना कि एक हलवाई, दुकान एक है। ठीक है भाई, आप देखेंगे 24वां क्वेश्चन क्या है, वर्तनी देखेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी। कलेश, 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 जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा सही। तो शुद्ध वर्तनी में ये वाला सही बनता है। ठीक है, कलेश। आगे हम बात करेंगे कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में उंगली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ क्या कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं, अनामिका। अनामिका कौन सा सही है, अनामिका डी विकल्प वाला सही है लिखा हुआ। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। 26वां क्वेश्चन देख लेंगे क्या है भैया। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जिसकी कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या है, वो होता है अमूल्य। कहते नहीं भैया तो अमूल्य वस्तु है। ठीक है, जिसकी बहुत बड़ी बहुत मूल्य होते हैं उसे कहते हैं बहुमूल्य। जिसके जो प्राइस होता है उसे कीमती कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट में थोड़ा नाप नपा तुला भोजन करने वाला क्या होता है? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी, मितहारीन क्या होता है? जल्दी बताओ। तो क्या होता है? मितहारी। मितव्यय होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी, मितव्यय। ठीक है, कम खर्च, सॉरी, कम खर्च होता है मितव्यय। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला जो होता है वो क्या होता है? मितव्ययी होता है, खर्च करने वाला मितव्यय। तो हमारा आंसर जो है वो तीसरा है। 28वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 28वां प्रश्न देखेंगे क्या है। किस क्रम के वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम है? उसका पता लगाओ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब आप मैं अपने आप करूँगा, सिर्फ सब काम मैं अपने आप करूँगा, आप पुस्तक पढ़ें। तो क्या हो जाएगा? सब काम मैं अपने आप करूँगा। जहाँ अपने अपना तक वो बता देता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा निजवाचक हो जाता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि क्या है। इसके विकल्प ये हैं। यह भैया हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना में मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति क्या है? हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति क्या है? तो पहला है इसमें, पहला क्या है? पहला देखो, प्यादे से क्या है भाई? दोबारा देख लेंगे। प्यादे से फर्जी भयो ठेडो मीठो जाए, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, एहिरन और सात गधेड़े नाचे भेड़िया खास तैयार, तन पर नहीं है लत्ता खाए खाए पान अलबत्ता। क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बता दो। तो कौन सा हो जाएगा? तन पे नहीं है लत्ता और खाए पान अलबत्ता। ठीक है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। 30वां प्रश्न देख लेंगे क्या है। 30वां प्रश्न क्या है। किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है? वह दिन भर खाता रहा, वह रात भर नहीं सोया, वह ही सदा धूता है, उसी ने बोला था। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, वह दिन भर खाता रहा। जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पड़ता है उसे अकर्मक करते हैं। तो खाने का फल किस पर पड़ेगा? व्यक्ति पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प। 31वां प्रश्न क्या है। किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है? बधुल्लाल, बधुल्लास का ये संधि विच्छेद है। पद्धति का पथ प्लस के हिति है। कुल्टा का कुल प्लस के अटा है। और जल उर्मी का क्या है आपका? जल उर्मी देख लो यहाँ, जलो प्लस उर प्लस मी। तो देखिए जल्दी बताओ इसमें क्या है। बिल्कुल ट्रिक से बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला तो होता नहीं, जल उल ऊ और प्लस उर्मी, उर्मी एक साथ आता है, तो ये तो गलत हो गया है। अगर लय का हलंत है ऐसा पूरा है तो आधा लय बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी गलत है। आगे आपका आता है पथ प्लस के हित, पथ प्लस के हित। तो पथ प्लस के हित, बधु प्लस के उल्लास, बधु प्लस के उल्लास। तो बधु प्लस के उल्लास, तो ऊ से मिलकर बन जाएगा बड़ा। पथ प्लस के हति, ये सही है। क्योंकि देखिए क्यों सही है ये, क्यों सही है ये, बी विकल्प क्यों सही है? देखिए तय का जो हो जाएगा वो द हो जाएगा, तय थ द तीसरे वर्ण में, और है का जो हो जाता है ध बन जाता है। समझ गए नहीं, है संबंधी रूल में। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, बी विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही। 32वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है 32वां क्वेश्चन। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तरणी तरणी, फिर है इसका मतलब नौका या सूर्य, अनल अनिल, हवा और अग्नि, मरीचि मरीचि, रश्मि और रवि। ठीक है, आगे है आपका सलील सलील, सवेरी और शिष्ट। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, आपने अपना अर्थ ढूंढ लिया होगा, अर्थभेद सही बताना। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि मरीच शब्द जो होता है पहला, उसका मतलब होता है रश्मि, और मरीचि मतलब शब्द जो होता है उसका मतलब होता है रवि। ठीक है, क्योंकि अनल का मतलब होता है अग्नि, ये उल्टा दे रखा है, ये दोनों उल्टे दे रखे हैं, ये भी और ये भी उल्टे, सब उल्टे दे रखे हैं, मगर सही जो है बिल्कुल ये दे रखा है। ठीक है भाई, इस तरीके से। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। 33वां क्वेश्चन क्या है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? शिशु प्लस एक के, गो प्लस के इंद्र, सट प्लस के मुख, चतु प्लस के कपाल। जल्दी बताओ क्या है इसका।
देखिए अब यहाँ पर क्या है, सही उदाहरण संधि विच्छेद का, तो ससु प्लस के एक के, यानी ऊ और ए से क्या बन जाता है, बड़ा ए बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा ए बन जाता है। तो हमारा कौन सा होगा, ससेव्य। यहाँ पर गो प्लस के इंद्र गलत है बिल्कुल, ठीक है। सठ प्लस के मुख, यहाँ सह हो जाएगा, सठमुख, सड़ नहीं होगा, तो ये गलत है आपका। चतु प्लस के कपाल, तो विसर्ग है, तो विसर्ग का रै नहीं होता, जबकि ऊ होता है उससे पहले, तो रै नहीं बनता है, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा, कपाल, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न क्या है, किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है। ठीक है, आपको लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि एग्जाम में तो ऐसी आने वाली है लैंग्वेज, ठीक है भाई, एग्जाम में तो ऐसी लैंग्वेज आने वाली है ना। तुम सोचते हो कि सीधी सीधी लैंग्वेज आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए वह बाण से छेदता है, ठीक है। आगे है मुझसे कब कहा, वह सिंह से भीत हुआ, ठीक है, वह शहर गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, अपादान कारक बताना है। तो वह शेर से, वह सिंह से भीत हुआ, यानी डर गया। भीत का मतलब होता है डरना, भीत का मतलब क्या होता है, डरना होता है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो आपका आज होगा सी आंसर। 35वां प्रश्न कौन सा है, देख लेंगे 35वां प्रश्न। किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इन्होंने पूछा सही। मैं कब कहाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो ठीक है, कैसे घूमूंगा, तो यहाँ पर क्या होता, कैसे कब आया है, तो क्या आता, क्वेश्चन मार्क आता है, ये गलत है। एक बार मोहन जयपुर गया था और क्या था, और वहाँ से पुस्तक लाया था, तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका सही कौन सा हो गया, ए विकल्प सही हो गया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, श्रद्धा के लिए प्रयोग किया गया है। हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा और भावों को प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, तो यहाँ पर क्या है, नारी तुम श्रद्धा हो, भाव प्रकट करे हैं। 36वां क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेंगे। 36वां क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में उपयुक्त अलंकार क्या है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्यों का उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, रूपक अलंकार। जल्दी बता दो क्या है, ठीक है भाई, जल्दी बताओ क्या है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, बताओ इसमें क्या है। तो इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा, इसमें क्यों होगा रूपक अलंकार, भाई उपमेय पर उपमान का आरोप करते हुए दोनों में अभेद बताया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। यानी क्या क्या है, यह जीवन क्या निर्झर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है, आरोप स्थापित किया गया है, अभेद स्थापित किया गया, तो कौन सा हो गया, रूपक अलंकार हो गया यहाँ से। 37वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है, वो हमारे आज के सेशन का देख लेंगे, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, सही क्या है, सही विकल्प चयन। तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया, तो देखेंगे निश्चेतन हो चुका है, निर्जीव हो चुका है, मृत हो चुका है, या अचेतन हो चुका है। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, इसका हो जाता अचेतन होना। क्या हो जाएगा, अचेतन होना, ठीक है भैया, अचेतन होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों ये डेली 7 बजे जो है हमारा प्रैक्टिस सेट आता है, एक 3 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट आता है हिंदी का, और आपके 11 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने हिंदी में लगभग पकड़ बना ली होगी, ठीक है। और आपको अगर सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल इसी समय पर अपने ऐसे ही इसी धुआंधार सेशन के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।